और अब खबरें तफसील से। सरहदी जिला पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से लगातार फायरबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जा रही है। पाकिस्तान ने सावजियां सेक्टर में फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। गोलाबारी के दौरान 2 खवातीन शदीद जख्मी हुई हैं और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लगातार हो रही पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों में काफी दहशत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि बंकर न होने के सबब उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। गोलाबारी के दौरान उनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। उन्होंने हुकूमत से जल्द बंकर फराहम करने की अपील की है। जिंदगी जो है हम मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आपको बम शेल्टर देंगे, लेकिन इस वक्त तक हमारी जगह पे कोई बम शेल्टर सिर्फ एक लगा है। तो यहाँ की 1000 वोटर हैं वहाँ पे, तो कोई भी मतलब बम शेल्टर नहीं है। वो बम शेल्टर उन जगहों पे दिया गया है जो कि बहुत दूर दराज, जहाँ बम गिरने का कोई अंदेशा ही नहीं है। बैंकर जो मिले ना, हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बैंकर दो जो 0 किलोमीटर पे जैसे हम रह रहे हैं। हमें जो है इमरजेंसी बैंकरों की जरूरत है। बाकी हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। गवर्नमेंट किसी को भी दे, मगर हमारा थोड़ा ध्यान रखे प्लीज। हम 0 किलोमीटर पे उनको भी दो। आप भी देख सकते हो इस टाइम हम 0 किलोमीटर से बची लाई, जहाँ से फेंस शुरू होती थी। फेंस हमारी रिक्वेस्ट है 30 मीटर का फर्क है, 30 मीटर का फर्क है। सेफ्टी। हरियाणा के करनाल में बस के जरिए एक तालिब इल्म के कुचले जाने के मामले पर ITI के तलबा ने हंगामा किया। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। मुश्तइल तलबा के हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। एक 18 साल तालिब इल्म हरियाणा रोडवेज की बस की लपेट में आकर हलाक हो गया था। हंगामाराई के सिलसिले में पुलिस ने दर्जनों तलबा को हिरासत में ले लिया है। पथराव और लाठीचार्ज के सबब मुतादिद तलबा और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। जो है ITI चौक पे एक्सीडेंट हुआ था, एक छात्र की उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में आज ये सुबह बच्चे इकट्ठे हुए। तो सुबह पहले तो इनको समझाया बुझाया गया और एक कमेटी भी बनाई गई। जो इनकी डिमांड है, जो मुख्य डिमांड थी बस रोकने की या बस की संख्या बढ़ाने की, उसके बारे में बात की गई। लेकिन कुछ शरारती तत्व थे बीच में, जिन्होंने इनको भड़का के और इनको GT रोड जाम करने के लिए उकसाया। तो जितनी शुरू में थोड़ी कम फोर्स थी, लेकिन फिर भी GT रोड को जाम नहीं करने दिया गया। और पत्थरबाजी की थी, घायल हो गए। जो पत्थरबाजी की है, कुछ हमारे काफ़ी मुलाजिम इसमें घायल हैं, जिसमें कुछ SHOs भी हैं और उन सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जिन्होंने भी शरारत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी बच्चे इसमें राउंड अप भी किए गए हैं जो शरारत कर रहे थे। मुलायम और अखिलेश यादव के खिलाफ आमदनी से जायद असासाजात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। CBI ने कहा कि इस केस में जांच 2013 में बंद हो चुकी है। CBI ने यह भी कहा कि एजेंसी की आगे क्या करेगी, इस जानकारी को वो अदालत को दे देगी। अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी पर पूजा की इजाजत वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान तबसरा करते हुए कहा कि आप जैसे लोग मुल्क को अमन चैन से नहीं रहने देंगे। अदालत ने 5 लाख के जुर्माने को हटाने से भी इनकार कर दिया है। अर्जी गुजार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुर्माना आयद किया था। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ तौहीन अदालत का मामला दायर किया है। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के रफाल मामले पर फैसले को गलत तरीके से पेश किया है। इस मामले में समाअत 15 अप्रैल को होगी। गुज़िश्ता बुध को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की नजरसानी की अर्जी पर समाअत हुई थी। अदालत ने रफाल मामले पर फिर से समाअत पर रजामंदी जताई है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर मरकज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जामिया समाअत की जरूरत है। अदालत ने सभी जमातों से रकम की जानकारी शेयर करने को कहा है। अदालत ने 15 मई तक मिले चंदे की जानकारी 31 मई तक मुहरबंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। नाजरीन, जैसा कि हम आपको सुबह से ही जानकारी फराहम कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर मरकज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में जामिया समाअत की जरूरत है। अदालत ने सभी जमातों से रकम की जानकारी शेयर करने को कहा है।
अदालतें 15 मई तक मिले चंदे की जानकारी 31 मई तक मुहरबंद लिफाफे में जमा करने को कहा है। बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। हालांकि आदेश काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ चुनाव आयोग के वरिष्ठ एडवोकेट अमित जी हैं। सर, पूरा फैसला कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार को झटका भी कहा जाए और राहत भी। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को और क्या कुछ आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये झटका है या जो है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि 15 तारीख तक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, उन्होंने जितने भी डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा लिया है उसका पूरा ब्यौरा डिटेल 31 मई तक बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंपना होगा। सर, केंद्र सरकार का ये स्टैंड था कि उन लोगों का नाम सामने ना आ पाए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। आप लोगों ने कहा कि दान देना जरूरी है लेकिन एक लिमिटेशन होना चाहिए। देखिए, जहां तक लिमिटेशन की बात है, वो लिमिटेशन तो फिक्स्ड है कि 20,000 रुपए से ऊपर में आपको या तो चेक या तो बैंक अकाउंट या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू देना होगा, कैश नहीं कर सकते हैं। हालांकि जहां तक चुनाव आयोग का सवाल था, चुनाव आयोग का एक ही आर्ग्यूमेंट था कि जो भी प्रक्रिया हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो फिलहाल इस पूरे फैसले पे कहीं ना कहीं एक आदेश भी दिया है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो समय था उसको कम कर दिया जाए, ऐसा भी आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, हालांकि ये जरूर कहा गया है, लेकिन मैं ये एक आर्ग्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जिसका अभी शुरुआत हुआ है। उसके अभी वेदर उसमें और किसी चेंज की ज़रूरत है या उसमें कुछ और प्रोग्रेसिव स्टेप की ज़रूरत है, ये हम पूरे टेन्योर के बाद पता कर पाएंगे। तो इसलिए ये अभी एट इंटरिम स्टेज है, अभी तो पूरी मैटर की सुनवाई होनी बाकी है। अमित सर, आखिरी सवाल ये कि फिलहाल इस पूरी वैधता को तय करना अभी सुप्रीम कोर्ट को आगे सुनवाई करना बाकी है। इस पूरे फैसले को अगर चुनाव आयोग के मद्देनजर इस पूरे मामले में देखा जाए, चूंकि चुनाव चल रहा है, कितना अहम मानते हैं इस आदेश को आप? देखिए, अभी तो जहां तक ये इस आदेश का सवाल है, अभी तो हमारे पास ये डिटेल्स जो है वो सिर्फ बंद लिफाफे में है। तो अभी आगे हमें देखना होगा कि आगे अदालत का क्या आदेश होता है। लेकिन राइट टू प्राइवेसी का जो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार उल्लंघना दे रहा था कि अगर नाम डिस्क्लोज किया जाएगा तो राइट टू प्राइवेसी का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका वायलेशन होगा। देखिए, अभी आदेश जो अभी मैंने आदेश पढ़ा नहीं है, लेकिन जो ओरल ऑपरेटिव पार्ट जो आदेश का है वो जो कोर्ट में बोला गया था उसमें ऐसा कुछ निकल के तो आया नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक इंटरिम अरेंजमेंट जरूर कोर्ट ने किया है। तो एक राहत बात माना जाए, ये चुनाव आयोग के लिए डेफिनेटली राहत की बात होगी। तो फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, फिलहाल तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन तमाम दानकर्ताओं का नाम अब फिलहाल चुनाव आयोग को देना होगा। हालांकि केंद्र सरकार इस चीज का विरोध करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में अपना अंतरिम आदेश दे दिया है। पूरा जो मामला है वो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट आने वाली जो तय तारीख होगी उस पर करेगा। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस ने नायब वजीर आला वाईपी एटन पर इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी करने का इल्जाम लगाया है। नागालैंड प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक वाईपी एटन के बीजेपी का चुनाव निशान लेकर पोलिंग मरकज में दाखिल हुए थे और अपने साथ 7-8 वोटर स्लिप लेकर गए थे। इसका मतलब उन्होंने कई वोट डाले हैं। कांग्रेस ने इसे गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक अमल करार दिया है। चीफ इलेक्टोरल अफसर अभिजीत सिन्हा ने आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कांग्रेस का कहना है कि एक वोटर एक वोट का उसूल क्या नायब वजीर आला पर नाफिज नहीं होता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में चुनावी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया। वजीर आजम ने अब अवाम को कहा कि अवाम को तय करना है कि मुल्क में ईमानदार चौकीदार चलेगा या नामदार, हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरोकार। किस दिशा में जाएगा इसका फैसला करने जा रहे हैं। जब आपको तय करना है कि अब देश में ईमानदार चौकीदार चलेंगे या भ्रष्टाचारी नामदार, हिंदुस्तान के हीरो चलेंगे या पाकिस्तान के पैरवीकार। साथियों, एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट की
खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए की महायुति के बुलंद इरादे। पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको तय करने में और आसानी हो जाएगी। जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो देश सिर्फ गाँव ही झेलता था। कभी मुंबई में बम धमाके, कभी यहां पड़ोस में पुणे में धमाके होते थे। आज आए दिन हम उस समय बम धमाके देखते थे। आंखों में कौन मरता था? हमारा किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, मजदूर, यानी हर किसी की जान पर संकट था। 5 वर्ष में आपने इस चौकीदार की सरकार भी देखी है। अब वो बम धमाके कहां गए? साथियों, इस चौकीदार ने प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया ने उनकी तकर्रुरी का हुक्मनामा जारी किया। जामिया मिलिया इस्लामिया की 96 साल तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि किसी खातून को सबसे आला ओहदा मिला है। नजमा अख्तर ने कहा, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो जामिया मिलिया के अक़लियती किरदार पर कोई आंच नहीं आने देंगी। ई टेंडरिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब 300 करोड़ के फर्जी वेबसाइट घोटाले में कार्रवाई की बारी है। बीजेपी सरकार में हुए इस घोटाले की जांच के लिए कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को हुक्मनामा जारी किया है। इस फर्जी वेबसाइट घोटाले में महकमे ताल्लुकात आमा और बीजेपी लीडरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शिवराज हुकूमत में फर्जी वेबसाइट्स को करोड़ों के इश्तेहारात दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने कई कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। खबरों के मुताबिक 2012 और 2015 के दरमियान बीजेपी लीडरों के इशारे पर महकमे ताल्लुकात आम्मा ने 235 फर्जी वेबसाइट्स को इश्तेहारात के नाम पर करोड़ों रुपए दिए थे। ईओडब्ल्यू ने महकमे ताल्लुकात आम्मा से मामले से जुड़ी कई जानकारियां मांगी हैं। उस मामले में कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है और हमने जनसंपर्क विभाग से उससे संबंधित विवरण बुलाया है। तो विवरण जब प्राप्त होगा तो परीक्षण के बाद कोर्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। 2016 में ईओडब्ल्यू में फर्जी वेबसाइट्स को लेकर शिकायत हुई थी। जब शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई और कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को मामले की जांच का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2018 के दिसंबर में एक आरटीआई कारकुन ने सबूतों के साथ ईओडब्ल्यू में शिकायत की। उसके बाद इस शिकायत पर भी ईओडब्ल्यू ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला फिर जिला कोर्ट पहुंचा और उसके बाद कोर्ट ने 3 महीने के अंदर इस मामले पर मुफस्सल जांच रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। कोर्ट ने पीआई पंजीबद्ध कर लिया है। कोर्ट अदालत ने उनको निर्देशित किया है कि आप जो है तो प्रकरण पंजीबद्ध करके और अंतिम जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, लेकिन जिसमें ईओडब्ल्यू ने विगत 3 माह का समय लिया गया है। 3 माह के अंतर्गत उनको अंतिम प्रतिवेदन दिया गया है। ये लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें कम से कम 4-5 आईएएस अधिकारी जो है तो इसमें लिप्त हैं। ई टेंडरिंग में एफआईआर होने के बाद बीजेपी उसे बदले की सियासत करार दे रही है। फर्जी वेबसाइट्स घोटाले की जांच में तेजी आने से बीजेपी के कई लीडरों और उनके दौरे इख्तिदार की नौकरशाही पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। जिला गुलबर्गा की नुमाइंदा तंजीम राब्ता मिल्लत की जानिब से मुसलमानों में सियासी शऊर बेदारी करने के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। जिम्मेदारान के मुताबिक पोलिंग की शरह फीसद बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।
गुलबर्गा की मुस्लिम तंजीमों की विफाकी तंजीम राबिता मिल्लत के तहत तलब करदा खुसूसी इजलास में हल्का लोकसभा गुलबर्गा के डेमोग्राफिक्स पर गौर किया गया। बेंगलुरु से आए यूनिसार अहमद रिटायर्ड IPS ने पावर प्रेजेंटेशन के जरिए हल्का लोकसभा गुलबर्गा के आदाद-ओ-शुमार पेश किए। इस दौरान कई एक हैरानकुन हकायक भी सामने आए, जिसके मुताबिक हल्का लोकसभा गुलबर्गा में मुसलमानों की आबादी के तनासुब से वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं है। यूनिसार अहमद ने अपनी रिसर्च की बुनियाद पर बताया कि जिला गुलबर्गा में 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने वोटर लिस्ट में अपने नाम रजिस्टर नहीं कराए हैं। उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डेमोग्राफिक और टोटल स्टैटिस्टिक बताया गया कि हमारा वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है माइनॉरिटीज़ का बहुत कम है। तो उसको उभारने के लिए यानी टीम वाइज काम करने के लिए कहा गया कि आप जाके वोटर्स को यानी उभारें और परसेंटेज को बढ़ाएं। पोलिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा हो वो उस पे कॉन्सेंट्रेट, बूथ लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करना और मैक्सिमम पोलिंग कराने की कोशिश करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कल से ही 2 प्रोग्राम्स चेकआउट किए गए। दानिशवर इस इलेक्शन को संजीदगी से लेने का अक़लियतों को मशवरा दे रहे हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक ये इलेक्शन मुल्क की दिशा और दशा तय करने वाला है। मेरी नज़र में ये दूसरी आज़ादी के लिए लड़ाई, जिस जमाने में एक लड़ाई हुई थी 1947 में, उसके बाद और एक लड़ाई 2019 में हमको लड़ाई लड़ना है हमारे वजूद को बरकरार रखने के लिए। सबसे अहम है कि ये फैसला कुन इलेक्शन है, जैसा कि फिस्ताई ताकतों में से बाज़ लोगों ने ये बयान दिया कि ये 19 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो सकता है। इसमें एक इशारा है कि जमहूरियत को ख़त्म किया जाएगा। तो जमहूरियत को बचाने के लिए इस वक्त तमाम अक़लियतें मिलकर जो है सेकुलर लोगों को वोट दें, ये हमारी ख्वाहिश है। राबिता मिल्लत गुज़िश्ता 3 बरसों से जिला गुलबर्गा में सरगर्मी के साथ काम कर रही है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी राबिता मिल्लत ने मुसलमानों के दरमियान तामीराना रोल अदा किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।